जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। और समय बच्चों देखो, पूर्णांक समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक जो बच्चों रहेगा 100 अंकों का पूर्णांक रहेगा। ठीक है। और देखो नोट में क्या रहेगा। नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। पहले बहुविकल्पी, फिर उसके बाद अलग उत्तरी, फिर उसके बाद लघु उत्तरी, फिर उसके बाद विस्तृत उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुविकल्पी जो एक नंबर ही रहेगा। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया है: चनहुदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरका, कोटदा। तो बच्चों, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अर्थात बच्चों, मृतकों का टीला माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोदड़ो। मृतकों को मुर्दों का टीला भी कहीं कहीं का पूछ लिया जाता है कि मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है। तो बच्चों, किसे? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यानी मृतकों का टीला माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोदड़ो। यानी मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। याद हो गया होगा। अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे? 2, 3, 4, 5। तो बच्चों, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे? 4 शेर बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्ण, व्यास, विदुर, अर्जुन। तो बच्चों, महाभारत के जो रचयिता हैं वो वेद व्यास जी हैं। और रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। और महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। तो यहाँ सही जवाब जो है 3 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म स्थान है? कुंडग्राम, राजगिरी, पाटलिपुत्र, मिथिला। तो बच्चों, 4 सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कुंडग्राम। वैशाली के कुंडग्राम में जो है इनका जन्म महावीर स्वामी का हुआ था। अलबर्नी को जो है किन भाषाओं का ज्ञान था? फारसी, हिब्रू, संस्कृत, ये सभी। तो बच्चों, 5 को आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी संस्कृत, हिब्रू, फारसी। अलबर्नी को इन सभी तीनों भाषाओं का ज्ञान था। यानी बच्चों, अलबर्नी को फारसी का भी ज्ञान था, हिब्रू का भी ज्ञान था, संस्कृत का भी जो है ज्ञान था। अगला क्वेश्चन है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? इस स्टेटमेंट किसका है? यानी यह स्टेटमेंट किसका है? किसका कथन है? सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, बलबन, निजामुद्दीन औलिया। तो 6 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन 7वां है कि तालीकोटा में सुल्तानों की जो है संयुक्त सेनाओं से रामराय की सेना पराजित हुई थी। कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है। तो यहाँ जो है 7 सही है बच्चों, सी हो जाएगा, 1500 जो है 65 ईस्वी में। कब? 1565 ईस्वी में। चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि अबुल फजल द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल काल से संबंधित तथ्यों का विवरण दिया गया है? अबुल फजल द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल काल से संबंधित तथ्यों का विवरण दिया गया है? शान ए दरबारी, आईन ए अकबरी, अकबर ए इलाही, मुगल ए शान। तो 8 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आईन ए अकबरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया? इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में जो है कब लागू किया गया? तो कब लागू किया बच्चों? 1793 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो बच्चों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन हुआ था, ये जो है वर्ष 1930 ईस्वी में आयोजित हुआ था। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। देखो बच्चों, अतिलघुत्तरीय प्रश्न खंड खास से अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंकों का रहेगा। देखो 2-2 अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि अरसास का लेखक कौन था? तो बच्चों, अरसास के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य था। अरसास के लेखक बच्चों कौटिल्य थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था। उसका अन्य नाम चाणक्य तथा विष्णुगुप्त भी है। यानी चाणक्य को 4 नामों से जाना जाता है। देखो, चाणक्य को चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, अजय भी कहते हैं। यानी अरसास का लेखक कौटिल्य था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था। उसका अन्य नाम चाणक्य तथा विष्णु कौटिल्य भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी जो है कौन थे? आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग।
देखो 12 का उत्तर, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका प्रमुख सिद्धांत जो है ब्रह्मचर्य था। ठीक है भैया। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका प्रमुख सिद्धांत है बच्चों ब्रह्मचर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि खानकाह से आप क्या समझते हैं? 13 नंबर क्वेश्चन है कि खानकाह से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूफी संत एक समुदाय के रूप में एक स्थान पर रहने लगे जिसे जो है खानकाह कहा गया। प्रत्येक सूफी का अपना खानकाह होता था। खानकाह का कार्य है बच्चों अपने अनुयायियों की भर्ती करना तथा वारिस अथवा उत्तराधिकारी का जो है चयन करना होता था। सूफी संत एक समुदाय के रूप में एक स्थान पर रहने लगे जिसे खानकाह कहा गया। प्रत्येक सूफी का अपना खानकाह होता था। खानकाह का कार्य क्या था? अपने अनुयायियों को की भर्ती करना तथा वारिस अथवा उत्तराधिकारी का जो है चयन करना होता था। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, सूफी मत की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सूफी मत की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर देखते हैं। देखो, सूफी परंपरा इस्लाम धर्म की रहस्यवादी व सुधारवादी विचारधारा है। इस विचारधारा की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, सूफीवाद का मानना है कि केवल प्रेम और भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। सूफीवाद जाति व्यवस्था की आलोचना करता है यानी बुराई करता है। नंबर 2, सूफीवाद का मानना है कि उपवास, रोजा या प्रार्थना, नमाज की तुलना में भक्ति जो है अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो क्रांति में सोचो होता है क्या? एक परिवर्तन, क्या बदलाव। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो 10 मई 1857 को जो है मेरठ से जो है क्रांति की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ छावनी के सिपाहियों ने बगावत की तथा अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। प्रारंभ में क्रांति का नेतृत्व पैदल टुकड़ी ने किया, किंतु बाद में घुड़सवार तथा अन्य सेनाएं भी जो है शामिल हो गई थी। ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग खंडगा से देखेंगे बच्चों। खंडगा में लघुत्तरी प्रश्न आपको मिलेंगे जो 5-5 अंकों को रहेगा। कितने कितने अंकों का? 5 अंकों को रहेगा लघुत्तरी प्रश्न। सबसे पहला लघुत्तरी प्रश्न हम लोग देखेंगे। हड़प्पा शहरों की जल निकास प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हड़प्पा शहरों की जल निकास प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चलिए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। आइए लघुत्तरी प्रश्न का पहला उत्तर देखते हैं 16 नंबर। देखो, हड़प्पा की जो है मुख्य विशेषता जल निकास प्रणाली थी बच्चों। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से निर्मित किया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर जो है काटती थी। ऐसा लगता है कि सर्वप्रथम नालियों के साथ जो है गलियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात आसपास आवासों का निर्माण किया गया तथा जो है घरों के गंदे पानी को यदि गलियों की नलियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार की गली से सटा होना आवश्यक था। नलियों के माध्यम में जो है हौदें बनी होती थी जिनमें नालियों का कचरा एकत्रित होता था जिसे बाद में निकाल कर नलियों में जल प्रवाह को बनाए रखा जाता था। उत्तर की पुष्टि के कारण देखो, प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नलियां होती थी जो स्नान घरों तथा शौचालय से होकर गली की बड़ी नलियों में जो है मिलती थी। गली की नलियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए नालों में मिलती थी। अगला नंबर, नालियां पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी होती थी। अगला नंबर, जल निकास प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी अपितु अनेक छोटी छोटी बस्तियों में भी इसके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे लोथल में घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से होता था परंतु नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें हम लोग। मेगास्थनीज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 5 नंबर का है। आइए इसको उत्तर देखते हैं बच्चों। मेगास्थनीज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आइए 17 नंबर उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, मेगास्थनीज पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे हम लोग। देखो, मेगास्थनीज का जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्हें यूनानी शासक सेलुकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। हालांकि उसके दूतावास की जो है सही तारीख अनिश्चित है।
मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा और उसने अपने प्रवास के दौरान इंडिका की रचना की। मेगास्थनीज बच्चों पश्चिमी देशों से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का लिखित विवरण छोड़ा था। पुस्तक में उसने जो है भारत के बारे में जानकारी दर्ज की। मेगास्थनीज की मूल इंडिका खो गई है, लेकिन इसके पीछे कुछ हिस्से अभी भी स्ट्रैबो, एरियन और डियोडोरस, प्लूटार्क और जस्टिन जैसे ग्रीक लेखकों के लेखन में जीवित है। इंडिका पुस्तक में भारत के भूगोल, इतिहास, वनस्पतियों और जीवों, अर्थव्यवस्था, भोजन और वस्त्र, समाज, दर्शन और प्रशासन आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। बस इतना लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। आइए उत्तर देखते हैं 18 का। जैन धर्म के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इसके लिए उसे अनेक जीवन धारण करने पड़ते हैं। वह सत्कर्मों के द्वारा, सत्कर्म मतलब होता है अच्छे कर्म, वह सत्कर्मों के द्वारा धीरे धीरे मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। नंबर 2, कर्म फल जीव शाश्वत है, यानी जो है शाश्वत में होता है बच्चों सदा रहने वाला। कर्म फल जीव शाश्वत है और उसे अपने कर्मों के अनुसार अच्छे या बुरे फल जो है भोगने पड़ते हैं। नंबर 3, मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्यों को त्रिरत्नों के अनुसार आचरण करना चाहिए। सम्यक ज्ञान अर्थात पूर्ण व सच्चा ज्ञान, सम्यक दर्शन अर्थात तीर्थंकरों में पूर्ण विश्वास तथा सम्यक चरित्र अर्थात सदाचारी। इन त्रिरत्नों पर आचरण करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म अहिंसा पर जो है विशेष बल देता है और उसे मनुष्य के परम कर्तव्यों के रूप में निश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 देखेंगे हम लोग। उत्तरी प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की जो है अमरनायक प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों विजयनगर हम लोग जानते हैं, विजयनगर जिसकी स्थापना 2 भाई हरिहर और बुक्का ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का अर्थ होता है बच्चों जीत का शहर। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो बच्चों अभी हमने बताया कि विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर और हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी विजयनगर की। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अमरनायक प्रणाली थी। इस प्रणाली में दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के अनेक तत्व समाहित थे। अमरनायक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अमरनायक सेना के प्रधान होते थे जिन्हें जो है राजा द्वारा जो है शासन व सैन्य निर्वाह के लिए जो है क्षेत्र प्रदान किए जाते थे। नंबर 2, अमरनायक शिल्प कर्मियों, किसानों और व्यापारियों से जो है कर भू राजस्व वसूल प्राप्त करते थे तथा प्राप्त राजस्व का उपयोग घोड़ों तथा हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए करते थे। अमरनायकों का जो है सैन्य बल विजयनगर के शासकों की सैन्य शक्ति होती थी, जिसकी सहायता से जो है साधक समस्त दक्षिणी प्रायद्वीप पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर सके। अमरनायक विजयनगर के शासकों को साम्राज्य विस्तार में सैनिक सहायता प्रदान करते थे। वर्ष में एक बार अमरनायक अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए स्वयं राज दरबारों में उपहार के साथ जो है प्रकट होते थे। चलिए 20 नंबर हम लोग देखेंगे उत्तर बच्चों। विलय की नीति सिद्धांत का वर्णन करें। विलय की नीति सिद्धांत का वर्णन करें। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर देखेंगे। विलय की नीति का सिद्धांत अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है दिया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यह एक विस्तारवादी नीति थी। कंपनी के गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए किसी राजा के निसंतान होने पर उसका जो है राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा करौली आदि राज्यों का विलय इसी आधार पर जो है किया गया था। बच्चों विलय की नीति के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया प्रथम राज्य सतारा था। ज्ञात है कि जो है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में विलय या हड़प नीति का सिद्धांत भी इसका एक प्रमुख कारण था, क्योंकि इससे भारतीय रजवाड़ों में अधिक असंतोष था। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी
राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। आइए 21 नंबर का उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, गांधी जी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में थे। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे सभी लोग सरलतापूर्वक समझ सके। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू के मेल से बनी एक समृद्ध भाषा थी, जो भारतीय जनता के बहुत बड़े क्षेत्र की भाषा बन चुकी थी, जो विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई। एक मिली-जुली भाषा थी। राष्ट्रभाषा की विशेषताओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए गांधी जी ने कहा था, यह हिंदुस्तानी न तो संस्कृत निष्ठा हिंदी होनी चाहिए और ना ही फारसी निष्ठ उर्दू। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में से कोई समस्या नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुल मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्चय की अभिव्यक्ति दे सके। स्वयं को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्त की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। गांधी जी का यह विश्वास था कि बहुसांस्कृतिक भाषा हिंदुस्तानी विभिन्न समुदायों के मध्य संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। यह हिंदुओं और मुसलमानों को तथा उत्तर और दक्षिण के लोगों को समान रूप से एकजुट करने में समर्थ हो सकती है। बच्चों, ये था लघु उत्तरीय। अब हम लोग खंड खास देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 10 अंकों का मिलेगा बच्चों। जहाँ भी अथवा लहे रहेगा, दो में से एक करना है, चाहे इसको करिए चाहे इसको। देखो, जहाँ भी अथवा लगे सिर्फ एक ही करना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 अंकों को मिलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलेखों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन बच्चों भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था। अखिल माने होता है संपूर्ण। अखिल भारतीय साम्राज्य था। इसकी सीमाएं भी विस्तृत भूभाग में फैली थी, अतः इसके शासन प्रबंध को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख अभिलक्षण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, केंद्रीय प्रशासन। हेडिंग डालेंगे हम लोग केंद्रीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, जिससे शासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। यह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख होता था। अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख 3, 4 एवं 6 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। नंबर 2 है प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था बच्चों। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंत की उज्जैनी, कलिंग की तोसाली तथा प्राच्य मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतपति राजकीय परिवार के लोगों से नियुक्त किए जाते थे। वे कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। प्रांतीय प्रशासन में भी मंत्रिपरिषद होती थी, जिसका कि केंद्र से सीधा संपर्क होता था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहते थे, जिन्हें कई मंडलों में विभाजित किया जाता था। इन पर महामात्य नामक अधिकारी होते थे। मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें विषय या आहार कहा जाता था। प्रादेशिक रज्जुक और युक्त इससे जुड़े अधिकारी थे। अगला नंबर है बच्चों स्थानीय शासन। स्थानीय प्रशासन गांव और जिले के प्रशासन के बीच एक मध्यवर्ती स्तर था। गोप और स्थानिक इससे जुड़े अधिकारी थे। स्थानिक युक्त रज्जुक प्रादेशिक एवं समाहर्ता बढ़ते हुए क्रम में अधिकारी थे। अशोक के अभिलेखों बच्चों प्रतिवेदक नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है, जिसका कार्य लोगों के समाचार राजा तक पहुंचाना था। ग्राम समूहों के अंतर्गत विभिन्न कोटियाँ थी। स्थानीय 800 ग्राम, दौड़मुख 400 ग्राम और एक है खवरटिक 200 ग्राम, संग्रहण 10 ग्राम आदि ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रधान गर्मिक होता था। ये सबसे छोटी इकाई थी, इसका प्रधान कौन था बच्चों? गर्मिक होता था, ग्रामिक। नगर प्रशासन मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। नगर का प्रमुख अधिकारी स्ट्रोनोमाई तथा जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नंबर 5 बच्चों सैन्य प्रशासन। कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में विभाजित किया। पुश्तैनी सेना, किराए की सेना तथा नगर पालिका से संबंधित सेना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक होता था।
मेगास्थनीज नौसेना की भी जो है चर्चा करता है। प्लिनी, प्लूटार्क एवं जस्टिन ने भी नौसेना का विवरण दिया है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। मेगास्थनीज ने सेना संचालन के लिए एक जो है समिति एवं 6 उप समितियों का जो है उल्लेख किया है। अगली हेडिंग है बच्चों, गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचरों का जो है गुण पुरुष तथा उसके प्रमुख अधिकारी को जो है सर्प महामात्र कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। संस्था जो संगठित होकर कार्य करते थे तथा संचरा जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। ऐसे गुप्तचर जो शत्रु राष्ट्र से मिल जाते थे। कौटिल्य ने उन्हें जो है उभय वेतन कहा है। न्याय प्रशासन। मौर्य काल में बच्चों दीवानी न्यायालय धर्मस्थी तथा फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन कहलाता था। धर्मस्थी न्यायालय को जो है धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था तथा कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को जो है परदेष्टा कहा जाता था। व्यवहारिक महामात्र को नगर न्यायाधीश तथा जनपद न्यायाधीश को जो है रज्जुक कहा जाता था। सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय था, जहां ग्रामीणी एवं ग्राम वृद्ध निर्णय करते थे। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय तथा सबसे उच्च न्यायालय राजा का न्यायालय होता था। कौटिल्य के अनुसार जो है विधि के 4 स्रोत हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजज्ञा। 8वां बच्चों राजस्व प्रशासन। कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया है। राजस्व प्रशासन विस्तृत एवं अत्यधिक केंद्रीकृत था। किसी योग्य भूमि पर उपज का 1/4 भाग यानी 1/4 या 1/6 भाग 1/6 भू राजस्व लगान के रूप में वसूल किया जाता था। अशोक के अभिलेखों में मिलने वाले प्रशासन के तत्व जो है सम्राट अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन के जिन तत्वों का समावेश हुआ है उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। नंबर 1, अशोक ने अपने अभिलेखों में युक्त एवं रज्जुक नामक प्रांतीय अधिकारियों का जो है उल्लेख किया है, जो उसके द्वारा स्वतंत्र न्यायाधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले अधिकारी थे। अशोक के अभिलेखों में प्रांतीय प्रशासन के 4 केंद्रों तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एवं सुवर्णगिरी का उल्लेख है, जो मौर्य प्रशासन के विभाजन की ओर संकेत करते हैं। तो बच्चों ये हो गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। देखो बच्चों खंड अंगास क्या रहेगा, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 1 अंक रहेगा। ये यानी ऐतिहासिक तिथियां संबंधित जो घटनाएं हैं इसका जो है उल्लेख करना है। चलिए हम लोग तिथियों को देख लेते हैं। जैसे 623 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 375 ईसा पूर्व में, सभी तिथियों का चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी तिथि में क्या हुआ था। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। चलिए तिथियों को देखते हैं। 25 नंबर 623 ईसा पूर्व बच्चों कन्नौज पर हर्षवर्धन का शासन। 621 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ एवं उदय। 375 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त की जो है मृत्यु होती है। 712 ईसा पूर्व में अरबों का सिंध पर विजय और 1412 ईसा पूर्व में जो है अब्दुल रज्जाक यानी कालीकट भारत आया था। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत 1526 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत इब्राहिम लोदी का पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बना था, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1600 ईस्वी में क्या हुआ, 1600 ईसा पूर्व में जो है पीटर मुंडी का इंग्लैंड में जन्म। ठीक है, आइए बच्चों मानचित्र संबंधी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वह स्थान जहां महावीर स्वामी, देखो मानचित्र भी जो है 1+1 यानी 2 नंबर अंकों का। वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है। वह स्थान जहां भारत की राजधानी है, जौहर भारत की राजधानी है। वह स्थान जहां शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो आइए मानचित्र संबंधी कार्य देख लेंगे। ऐसे रहेगा बच्चों, भरना पड़ेगा आपको। फतेहपुर सीकरी यहाँ स्थित है आगरा में, और उसके बाद आगरा उत्तर प्रदेश में है। वैशाली गणतंत्र कुंडग्राम बिहार यानी यहाँ है। ठीक है, और उसके बाद में सासाराम कहाँ है स्थित है, ये बिहार में स्थित है। और ये देखो ये बच्चों ये बिहार है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो है क्या है, नई दिल्ली है। तो इस प्रकार से जो है नक्शा भी भरा जाएगा।